अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एसआरसी के बारे में देखा था। एफवाईपी की डॉक्यूमेंटेशन को देखा था, लेकिन हमने उसके अंदर एक चीज को स्किप किया था। वो ये था कि उसको गिटहब के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है, उसकी फाइल और वर्कफ्लो जो है उसको कैसे बिल्ड करना है। तो आज का जो आप लेक्चर है वो इसी के ऊपर है कि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है या डॉक्यूमेंटेशन है, उसका वर्कफ्लो आप किस तरीके से क्रिएट करते हो। 2010 तक की जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसके अंदर सिर्फ कितनी सी चीज लिमिटेड होती थी कि आपके प्रोजेक्ट इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल प्ले करेगा, यहाँ तक लिमिटेड थी। लेकिन 2010 के बाद जब इसको एचईसी ने रिकॉग्नाइज किया दोबारा, तो इसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स थे जो मिसिंग थे। उसके बाद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाई गई और हर यूनिवर्सिटीज या हर इदारे का जो मेन डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट था वो चेंज हो गया। अब उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया गया, उसके लाइफ साइकिल को किस तरीके से डिप्लॉय किया गया, उसके अंदर क्या क्या चीजें मजीद ऐड की गई, उसको देखा गया। इस चीज को देखा गया कि उसके अंदर कौन कौन सर्वर पे अपलोड करके लाइव किया गया। अब उसके अंदर जो बाकी रियल वर्ल्ड टीम्स हैं वो किस तरीके से कोलैब करेंगी। अब जब हमने अपने टूल्स को, अपने सॉफ्टवेयर को या अपनी वेब को किसी टीम के साथ कोलैब करवाना होता है तो हम उसके लिए गिटहब का यूज करते हैं। गिटहब हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे मल्टीपल जो डिवेलपर्स हैं वो अपने कोड्स को अपलोड करते हैं। वहां पे वो अपनी कंट्रीब्यूशंस देते हैं जिसकी वजह से उनका एक पोर्टफोलियो पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और साथ ही साथ उनके सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं। उन्होंने जो एरर्स डिपेंडेंसीज डाली हुई होती हैं उसको रह के जो लोग उनके साथ कोलैब करते हैं तो उनका नाम भी गिटहब के अंदर आ जाता है। उसके बाद है कि अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जरूरी क्यों है, या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है और यूनिवर्सिटीज को चाहिए क्यों। जब भी एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसके अंदर जो मेजोरिटीज देखी जाती हैं वो ये देखी जाती हैं कि स्टूडेंट ने अब तक क्या सीखा, कैसे कंसेप्ट पढ़े हैं, क्या उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूज किया या नहीं। इसी के रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो हर सुपरवाइजर का होता है जब वो प्रोजेक्ट पढ़ता है कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया। इस जैसे प्रोजेक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थे, आपने ये प्रोजेक्ट दोबारा क्यों बनाया। तो आपको वहां पे ये साबित करना होता है कि मेरा प्रोजेक्ट उन सब से यूनिक है, थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। देन आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट होता है। और जो आपका एक बार प्रोजेक्ट बन जाता है उसको आप बाद में सेल भी कर सकते हो। वो आपका किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पे सेल हो जाता है, लिंक्डइन पे सेल हो जाता है, या फिर आप गिटहब के मदद से कोलैब करवा के भी उसको सेल कर सकते हो। और ये जो प्रोजेक्ट्स आप फाइनल ईयर में बनाते हो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ अटैच आते हैं। इसी की बेस पे आपकी जो डिग्री है और डिग्री क्वालिटी है वो असाइन होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरा थोड़ा माइक का इशू हुआ हुआ है। मैंने मीटिंग ज्वाइन की और अली का इंटरनेट जरा डिस्कनेक्ट हो गया। मैं एक न्यू माइक इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे अंदर, तो थोड़ा सा वेट करना। इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। तो नेट भी जरा स्लो है, इस वजह से जरा टाइम लग रहा है। असल में मेरे पास कंप्यूटर है, तो जिन लोगों के पास कंप्यूटर होगा उन्हें पता होगा कि कंप्यूटर के लिए माइक लेना पड़ता है। तो मेरे पास माइक है नहीं, तो मैं अपने फोन को ऐसा माइक यूज करता हूँ अपने कंप्यूटर के लिए, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? थैंक गॉड आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी।
अच्छा सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया आज, इंशाल्लाह मैं बस जरा इंटरनेट की वजह से भी थोड़ा बहुत इशू रह गया, तो वेट के लिए सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेसिकली ना आप लोगों को पता होगा कि लास्ट सेशन के अंदर ना, सैटरडे वाले सेशन के अंदर हमने क्या किया था, एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया था। कंप्लीट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमने बनाया था। थोड़ी बहुत उसमें रह गई थी चीजें, ड्रॉबैक्स कह सकते हैं, बट वो मैंने बाद में कंप्लीट कर लिए थे। 10 से 15 मिनट और लगे थे, बट वो हो गया था। अच्छा, तो उनमें ना काफी सारी टेक्निकल चीजें इस तरह की थी कि जो आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, चैट्स के अंदर भी मैंने देखा है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा उसके ऊपर हम आज देख लेते हैं। तो ये तो हो गया, हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो गया। आपको पता होगा कि हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने अपनी एसएलएस और एसडीडी फाइल देखी, उनके अंदर हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स देखी और अपना आइडिया देखा। फिर हमने अपना यूआई डिजाइन किया। यूआई डिजाइन में आपको पता है हमने कैसे किया। हमने Pinterest यूज किया, हमने ड्रिबल यूज किया आइडिया के लिए। आइडिया लेने के बाद इंस्पिरेशन हमने इन दोनों से ले ली। देन हमने एक प्रॉम्प्ट लिखवाई, जिसका हमने पहले नैनो बनाना वर्जन बनाया। तो उसका हमने पहले एक नैनो बनाना वर्जन बनवाया था। देन उसके बाद हमने किया था अपना एक यानी कि गूगल स्टिच के ऊपर हमने अपना यूआई बनवाया था। देन हमने उस यूआई को अपने वीएस कोड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने यूज किया था अपना एमसीपी। और उसके बारे में भी हम देखेंगे कि एमसीपी क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, तो मैं जरा एक इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम एमसीपी को देखेंगे कि एमसीपी क्या होता है। तो यहाँ पर एक स्लाइड है जो है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के नाम से। अच्छा, एमसीपी मैंने आपको उस दिन बताया था कि दो एआई टूल्स जब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर इसके नाम में दो चीजें हैं, बल्कि तीन चीजें हैं इनके नाम में। सबसे पहले तो है मॉडल। आपको पता होगा जो एआई है वो मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। जो फेमस मॉडल्स हैं वो जीपीटी है और नैनो बनाना है। इसके अलावा फेबल है, मिथोस है, और भी हैं। तो ये मॉडल्स होते हैं। अब दो एआई मॉडल्स ने आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, आपस में एक दूसरे के साथ बात करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे। अच्छा, दूसरी यहाँ पर चीज है कॉन्टेक्स्ट। अब जो एक एआई के पास कॉन्टेक्स्ट है, वो दूसरे एआई के पास वो कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफर करने हैं। बेसिकली जो हमारा एआई होता है ना, वो वर्क कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसका नाम कैसा होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑल जो भी उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो सारी होती है। एक तरह से कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट होती है बैक स्टोरी, जो एक मॉडल को पता है लेकिन दूसरे मॉडल को नहीं पता। अब कल हमने क्या किया था, हमने अपना सॉरी गूगल स्टिच के अंदर हमने जो एक यूआई बनवा लिया था। अब हमारे गूगल स्टिच को तो हमारी यूआई की रिक्वायरमेंट पता थी, उसके पास तो हमारा कॉन्टेक्स्ट था। बट क्लाउड के पास हमारा रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसको नहीं पता था कि यूआई कैसे बनवाना है। तो अगेन मैं उसको सारी रिक्वायरमेंट समझाने बैठता तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता और मेरे काफी ज्यादा टोकन्स भी एग्जॉस्ट हो जाते। तो बेटर तरीका ये था कि मैंने दोनों मॉडल्स को आपस में कनेक्ट कर लिया। अब ये दोनों मॉडल्स को आपस में कनेक्ट किस तरह से करते हैं, मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अपना थोड़ी मैं इसको जूम कर लेता हूँ। इसको जूम कर लेने दें मुझे। सही। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे ये है उस दिन वाला यूआई जो हमने अपने गूगल स्टिच से बनवाया था। अब यहाँ पर डिफरेंट पेजेस थे। होम पेज अलग था, प्रोडक्ट पेज अलग था और ऑल प्रोडक्ट पेज अलग था। तो मैं सिंपली यहाँ पर शेयर के बटन पे गया था, बल्कि मेरे ख्याल से मैं इसके ऊपर क्लिक किया था मैंने, और यहाँ पर था सम काइंड ऑफ एक्सपोर्ट में था शायद। हाँ, एक्सपोर्ट के अंदर है। एक्सपोर्ट के अंदर अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं। ये है एक फिग्मा, जो एक डिजाइनिंग टूल है, वेब बेस्ड डिजाइनिंग टूल है, शायद आप लोगों को पता हो इसका। नेक्स्ट यहाँ पर है एमसीपी। मैंने एमसीपी के ऊपर जैसे क्लिक किया था, उसने मुझे बोला सेटअप एमसीपी। मैंने यहाँ पर अपना क्लाइंट सेलेक्ट करना है। जो मेरा क्लाइंट था वो था वीएस कोड। आपको कुछ भी हो सकता है, क्लाउड कोड हो सकता है, एंटी ग्रेविटी हो सकता है। मैंने इसको वीएस कोड सेलेक्ट किया। इसने ना मुझे ये एक जेसन की फाइल दी, जिसके अंदर मेरी उसने गूगल क्लाउड की जो एपीआई की है, ये देखें गूगल एपीआई की, जो यहाँ पर भी लिखी हुई है, इसने ये वाली मुझे एक की दी। देन मुझे इसने ये वाला लिंक दिया, यानी कि गूगल स्टिच की वेब का लिंक, जिसके ऊपर मेरा डिजाइन सारा खुला हुआ है। इसको मैंने सिंपली जाके अपने जो वीएस कोड है
तो मैंने VS कोड के अंदर यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है mcp.json के नाम से, जिसके अंदर MCP सर्वर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टिच लिखा हुआ है, उसका नाम, टाइप के बारे में HTTP यानी कि एक लिंक है, URL हमारा ये है, और हमारी जो गूगल की API है वो ये रही। तो ये इस तरह से अब दोनों मॉडल्स ने आपस में कम्युनिकेट कर लिया। अब इसका क्या फायदा हुआ मुझे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का? इसका मुझे फायदा ये हुआ कि जब क्लाउड ने यूआई बनाना था तो ऑलरेडी गूगल स्टिच के पास सारा कॉन्टेक्स्ट भी था, सारा यूआई भी बना हुआ था, उसने वहीं से इंस्पिरेशन लेके हमारा जो यूआई है वो बना दिया। तो हमारा जो यूआई है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसके लिए मुझे रन करना पड़ेगा यहाँ पर पाइथन मैनेज सॉरी सीडी करना, हाँ एक्टिवेट है ना, मेरे ख्याल से करना पड़ेगा, सीडी बैकएंड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर सीडी बैकएंड का मतलब है कि मैं अपने पहले हमारे ये वाला फोल्डर था हमारा क्लोथिंग स्टोरेज स्टोर वाला, तो इसके अंदर एक और फोल्डर है, तो मुझे उस फोल्डर के अंदर अपने असल में ये अपना टर्मिनल इन्वायरमेंट ओपन कर रहे हैं ना, तो एक और हम यहाँ पर बना लेते हैं पावर शेल का, जिसके अंदर हमारा जो इन्वायरमेंट की यानी कि एक्टिवेट हो रहा था ना, ये दोबारा हो गया। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है VENV, इसका मतलब है इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो तरह के इन्वायरमेंट बने हुए हैं। एक जो यहाँ पर अगर हम फाइल देखें, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, अगर एक हम यहाँ पर फाइल देखें तो उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है CD बैकएंड, यानी कि बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर जाके हमने इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है, देन हमने ये वाली लाइन रन करनी है। बट अभी तक तो मैं यहाँ पर अगर आप मेरा लिंक देखें तो अभी तक तो मैं अपने बैकएंड वाले फोल्डर में हूँ ही नहीं, तो फिर ये मेरा एक्टिवेट कैसे है? अब इसके लिए ना मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ चैट जीपीटी। किधर है चैट जीपीटी मेरा? गिव मी कमांड टू टर्न ऑफ द एक्टिव इन्वायरमेंट इन पाइथन। अब मैंने ये वाला अपना इन्वायरमेंट है डीएक्टिवेट करना है, तो उसके लिए तो हमारा उसने बोला सिंपल से कमांड है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डीएक्टिवेट। हाँ, हमारा डीएक्टिवेट हो गया। अब हम CD लिखेंगे, CD के बाद हम अपना फोल्डर का नाम लिखेंगे जो उसने ओपन कर दिया। देन अब हमने यहाँ पे लिखना है VENV वर्चुअल इन्वायरमेंट, हमारी स्लैश आएगी, सॉरी स्लैश आएगी, स्लैश किधर है, स्लैश आएगी। देन हमारी यहाँ पर आएगी स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स के बाद दोबारा हमारी स्लैश आएगी, एंड आएगा एक्टिवेट। ये है हमारे इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने का तरीका। इन्वायरमेंट क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें ये है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के अंदर हमारी सारी की सारी लाइब्रेरी, सारी की सारी हमारे जो भी हमें चीजें चाहिए अपने सिस्टम को रन करने के लिए, तो वो सब यहाँ पर इंस्टॉल्ड है इस लाइब्रेरी के अंदर, मतलब इस इन्वायरमेंट के अंदर। अगर हम इसके बाहर इसको रन करेंगे देन वो नहीं चलेगा, क्योंकि इसके वो लाइब्रेरी सारी नहीं मिलेंगी। अब जब हमारा इन्वायरमेंट रन हो गया तो अब हमने यहाँ पर लिखना है पाइथन मैनेज .py और रन सर्वर। जैसे मैं इसको रन करूंगा, होप्स हो कि हमारा जो हमारा सर्वर रन करके अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो लिंक है उसको हमने ओपन कर लेना है। तो फॉलो लिंक के ऊपर मैं सिंपल क्लिक कर दूंगा, उसने यहाँ पर ओपन कर दिया। मैं इसको कॉपी करके अपने जरा ब्राउजर में ले आऊंगा। तो ये था वो जो हमने लास्ट टाइम बनाया था इस सब की हेल्प के से। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स का बता रहा है, ये कार्ट है जिसके अंदर मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की हुई थी। मैं इसको अगर लॉग आउट करके दिखाऊं, देन मैं अगर लॉग इन करने की कोशिश करूं तो ये हमारा लॉग इन पेज है। अगर मैं इसको साइन अप करने की कोशिश करूं तो पहले जैसे वो OTP वेरिफिकेशन मांगता था वो भी नहीं मांग रहा। एंड हमारा यूआई काफी हद तक सिमिलर है हमारे स्टिच के यूआई से, थोड़ा बहुत चेंज है, मैं ये नहीं कर रहा कि एग्जैक्टली सेम है, बट आइडिया, कलर्स, फॉन्ट्स काफी हद तक सेम है हमारे। तो इस तरह से हमारा ये था। बट अगर हम अब दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर जाएं तो एमसीपी का होप आपको समझ आ गया होगा, जहां पर भी वो सब बताया होगा कि VS कोड और गूगल स्टिच आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें एमसीपी यूज करना पड़ता है, क्योंकि एक मॉडल के पास कंटेक्ट हो सकता है, दूसरे के पास नहीं हो सकता। देन हमारे पास यहाँ पर है क्लाउड कोड। अब बेसिकली क्लाउड कोड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मेरे पास इसकी सब्सक्रिप्शन थी, और आप एंटी ग्रेविटी भी यूज कर सकते हैं, आप गिटहब कोपायलट भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास ये था तो मैंने इसी को यूज करने की प्रेफरेंस की। अब ये इसने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको SRS दी थी, अपनी SDD फाइल्स दी थी, इसको थोड़ा बहुत समझाया था, जो कि आपको कॉन्टेक्स्ट सारा हमने दे दिया था लास्ट क्लास के अंदर। अच्छा, इसमें तो मेरे ख्याल से बस MCP थी बताने वाली बात। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास डीजेंगो। कल क्वेश्चन भी था कि डीजेंगो क्या होती है। तो डीजेंगो बेसिकली जैसे कल भी हमने बताया था, एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कुछ चीजें हैं। सबसे पहले उसके अंदर सिक्योरिटी है, क्योंकि जो बैकएंड हम बनाते हैं उसकी सिक्योरिटी इतनी कोई खास होती नहीं है, वो कोई भी इजीली ब्रीच कर सकता है, बट डीजेंगो
जरा सिक्योरिटी के मामले में जरा टाइट है। देन यहाँ पर डेटाबेस के टूल्स हैं, यानी कि बिल्ट इन डेटाबेस के टेबल्स होते हैं। यहाँ पर डेटाबेस के लिए जो टेम्पलेट्स होते हैं वो हम ऑलरेडी यूज कर सके इजीली अपना वर्क कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है एडमिन पैनल इंक्लूडेड। अच्छा, अब ये क्या है, कोई मुझे बता सकता है? अच्छा, मैं बताता हूँ। जो भी हमारी वेबसाइट है ना उसके ऊपर जो भी हमारी वेबसाइट है ना उसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट वगैरह लगे हुए हैं, उनके रेट लगे हुए हैं, उनकी इमेजेस लगी हुई हैं, कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक होती है, कोई चीज न्यू आती है, तो आपको क्या लगता है जो इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, खादी हो गया या हमारा इम्तियाज सुपरमार्केट की वेबसाइट्स हैं या दराज है, तो ये सब कैसे मैनेज होते हैं? बेसिकली यहाँ पर होता है एक एडमिन पैनल जिसके अंदर हमारे सारे टूल्स होते हैं, जिसकी हेल्प के साथ हम अपना यूज कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के ऊपर अपनी चीजें अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड, प्राइस चेंजिंग, ये सब हम कर सकते हैं। अब डीजेंगो के अंदर ये सब बिल्ट इन होता है। हम देख लेते हैं एक दफा। एडमिन पैनल का यहाँ पर लिंक होगा, इसको बोल देते हैं रन द एडमिन पैनल एंड गिव मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड। अच्छा, अब ये खुद हमारा एडमिन पैनल रन कर देगा, हमें बस देखना है कि उसके अंदर हम क्या टूल्स हमारे लिए अवेलेबल हैं और क्या टूल्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। हम एंटी ग्रेविटी के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला वर्क करेंगे, वो भी फ्री है, और क्लाउड कोड के ऊपर भी वर्क करेंगे। ये भी लिंक हमें दे देगा अपने एडमिन पैनल का। मेरे ख्याल से पासवर्ड यहाँ पर आया हुआ था। ये हमारा एडमिन पैनल है। अच्छा, यहाँ पर अब हमारा जो यूजर नेम है वो है एडमिन, उसको हम लिख लेते हैं। एडमिन के बाद पासवर्ड हमारा यहाँ पर बताया जा रहा है क्लोथी, कॉपी कर ज्यादा इजी रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा जो एक एडमिन पेज है ना वो ओपन हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले अकाउंट्स हैं यूजर्स के, देन यहाँ पर ग्रुप्स की सेटिंग्स है, कार्ड्स की सेटिंग है, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, पेमेंट, प्रोडक्ट्स की सेटिंग है। हम अगर प्रोडक्ट्स की सेटिंग ओपन करें तो यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। एवरीडे स्नीकर्स, कंफर्ट स्नीकर्स, और यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं, मैचिंग सिस्टर ड्रेस, इस तरह की कुछ चीजें हमारी चीजें हैं जिसको हम यहाँ पर एक्टिव भी कर सकते हैं और इनएक्टिव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सारा का सारा एडमिन का मैनेज है। बेसिकली अगर हम डीजेंगो ना यूज करें तो ये पूरा का पूरा पेज हमें बाय डिफॉल्ट अपने हाथों से बनाना पड़ेगा, बट डीजेंगो यूज करने का हमें ये फायदा था कि इसके यहाँ पर हम इजीली इसको कर सकते हैं। अब जो भी प्रोफेशनल वेबसाइट होती हैं वो डीजेंगो यूज करते हैं, इस तरह के और भी चीजें हैं वो यूज करती हैं ताकि वो अपना जो बैकएंड है वो इजीली मैनेज कर सकें। तो डीजेंगो यूज करने का हमारा आइडिया ये था। अच्छा, यानी यहाँ पर कुछ फोल्डर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है, ये चीजें कुछ खास नहीं है। अच्छा, यहाँ पर है वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब मैं आपको इन्वायरमेंट के बारे में बता रहा था। जब भी पाइथन के अंदर काम किया जाता है तो इट्स रिकमेंडेड दैट कि आप इन्वायरमेंट अपना क्रिएट करें। अब इन्वायरमेंट किस तरह से क्रिएट होता है, यहाँ पर उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, पाइथन स्पेस -m विन एंड विन। विन का मतलब है वर्चुअल इन्वायरमेंट एंड दोबारा वर्चुअल इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तो इसी कमांड के साथ मैंने उसको एक्टिवेट किया था, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, स्क्रिप्ट एक्टिवेट। डीएक्टिवेट करने की सिंपल कमांड है, हमने सिंपल डीएक्टिवेट लिखना है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब भी हमने एक प्रोजेक्ट बनाते हैं पाइथन के अंदर तो वो मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज करता है। फॉर एग्जांपल 10 से 15 लाइब्रेरीज वो यूज करता है, और कोई और सिस्टम हम सेम मतलब सेम कंप्यूटर के ऊपर, सेम डिवाइस के ऊपर हम किसी और पाइथन प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे होंगे जिनके अंदर भी पाइथन अपने को 10-15 लाइब्रेरीज यूज कर रहा होगा। अब समटाइम क्या होता है कि वो दोनों लाइब्रेरीज, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए की और प्रोजेक्ट बी की कोई लाइब्रेरी आपस में कंपैटिबल नहीं होती, तो हमारा ना प्रोजेक्ट ए चलेगा ना प्रोजेक्ट बी चलेगा। तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप अपने फोल्डर के अंदर ही अपना एक छोटा सा इन्वायरमेंट बनाएं, मेमोरी के अंदर एक छोटी सी स्पेस एलोकेट कर लें, जिसके अंदर ही आप अपनी सारी की सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करें। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइब्रेरी ए मैंने अपने इन्वायरमेंट ए के अंदर इंस्टॉल की है ना, तो अगर मैं उसको इन्वायरमेंट बी से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा या इन्वायरमेंट ए के बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो हमें नहीं मिलेगी, हम उसको यूज नहीं कर सकेंगे। सेम अभी हमारे साथ हुआ है जब हम अपना ये वाला सिस्टम रन कर रहे थे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर जब इन्वायरमेंट बनता है तो एक फाइल बनती है रिक्वायरमेंट स्टोर टेक्स्ट। इस फाइल के बारे में मैंने आपको बहुत ज्यादा बता दिया है, ऑलरेडी भी बताया है, अब दोबारा बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, टेक्स्ट फाइल, जिनके अंदर हम अपनी सारी की सारी लाइब्रेरीज जो हमारा सिस्टम यूज कर रहा है उनके हम नाम लिख देते हैं।
देन हम एक छोटी सी कमांड लिखते हैं pip install space -r requirements.txt, ये वाली लाइन। तो क्या होता है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल के अंदर जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज लिखी होते हैं वो सब के सब इंस्टॉल हो जाती हैं। तो ये फायदा होता है हमारा इस रिक्वायरमेंट फाइल का। अच्छा, यहाँ पर एक और फाइल है मार्कडाउन फाइल .md फाइल जिसको कहते हैं। अब ये डिफरेंट तरह की होती हैं, इनमें कुछ होती हैं रीडमी एमडी, जो भी मैं देख रहा था जिसके अंदर प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो readme.md होती है। और अगर प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग लिख रही होती है, ये बेसिकली क्लाउड कोड, एंटी ग्रेविटी, ये वाली फाइल्स बहुत ज्यादा बनाता है, प्रोजेक्ट प्लान वाली। तो उनके अंदर पूरे पूरे प्रोजेक्ट का जो भी प्लान है वो सारा कुछ लिखा होता है। और एक और फाइल होती है, वो होती है design.md। मैं अगर आपको design.md के बारे में बताऊं तो यहाँ पर मैंने स्टिच वाला एक फोल्डर ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट के बटन पे जाऊंगा, नहीं, मैं अगर इनके ऊपर क्लिक करूं अपने यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा नीचे कहीं पर, कहाँ था, ये रहा design.md। अच्छा, इसको मैं जैसे ओपन कर देता हूँ ना तो यहाँ पर साइड पे एक design.md ओपन हो गया। अब यहाँ पर क्लोथी डिजाइन सिस्टम, उसके फॉन्ट्स, उसके कलर्स, जो भी सब चीजें हैं वो सब यहाँ पर ओपन हो रही हैं। तो डिजाइन फोल्डर के अंदर यानी design.md के अंदर हमारी जो भी डिजाइन रिकमेंडेड चीजें होती हैं, आइकन्स हो गए, हमारे फॉन्ट्स, कलर्स, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये सब होता है यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर। अच्छा, हमने कल क्या किया था, हमने एक फाइल बनाई थी setup.py की फाइल। उस पाइथन की लाइन कोड के अंदर हमने कुछ अपने डायरेक्टरीज बनाई थी, फोल्डर्स बनाए थे और उनकी फाइल्स बनाई थी। उसका बेस्ट हमें फायदा ये हुआ था कि विद द हेल्प ऑफ उसकी, मतलब उस setup.py की हेल्प से हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिंपली क्रिएट कर दिया था विद इन फ्यू सेकेंड्स। हमें ये फोल्डर जिनके अंदर दोबारा फाइल्स बार बार क्रिएट नहीं करनी पड़ी। तो ये फायदा होता है इन चीज का। अच्छा, थोड़ा सा हम आ जाते हैं अब अपने जरा, एक मिनट मुझे जरा दें, मैं आपको मीटिंग की तरह। अच्छा, मैं अपना यहाँ पर VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर अब मुझे अपने उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पर हम थोड़ा सा वर्क करते रहे। तो वो मेरा फोल्डर है यहाँ पर, कौन सा फोल्डर था मेरा वो, मेरा यही फोल्डर था। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर ना हमने कुछ पाइथन के कोड लिखे थे जो आप सबने भी किए थे, फोन का मजा भी आया था और समझ भी आ गई थी। तो आज ना हम सेम उसी तरह के कुछ कोड अपने लिखेंगे यहाँ पर। तो उनमें से सबसे पहले तो हम एक इंटरेस्टिंग सा लिख लेते हैं जो है, मैं आपको उसके बारे में करके दिखाता हूँ। तो उसके बारे में मुझे यहाँ पर लिखना है टाइम, यानी कि टाइम मुझे इंपोर्ट करना है। देन मुझे यहाँ पर एक प्रिंट करवानी है लाइन, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखना है टाइपिंग स्पीड टेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, टाइप वाली ये जो कमांड है ना हमारी, मतलब लाइब्रेरी जो हमने इंपोर्ट की है, इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे। वैसे तो हम लोकली वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहां पर हम टाइपिंग स्पीड चेक करते हैं अपनी, बट हम अपने पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब इसी तरह हमसे एक इनपुट वाला हमने लेना है। देन हमने यहाँ पर लिखना है, मतलब हमने यूजर का इनपुट लेना है यहाँ पर। तो उसके बारे में हम लिखेंगे प्रेस इंटर टू स्टार्ट। अच्छा, ऊपर वाली प्रिंट लाइन में हमने क्या बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं, नीचे वाली इनपुट लाइन में हमने जैसे ही हमें कमांड मिलेगी तो हमारा वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट के बाद हम उसको एक इनिशियल करवाएंगे जिसका हम लाइब्रेरी यूज करेंगे टाइम वाली। तो उसके अंदर एक और हमारा एक ये यूज होगा टाइम। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो इंपोर्ट वाली टाइम है उसको हम स्टार्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि ये स्टार्ट टाइम हमारा ले सके। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट के बाद देखें, मुझे मेरा गिटहब वाला जो कोपायलट है वो मुझे बता रहा है कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो भी आ रहा है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से टैब दबाना पड़ता था। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ टाइप दिस टेक्स्ट द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। ये वैसे एक इंग्लिश का मशहूर फ्रेज है, इसके अंदर इंग्लिश के टोटल अल्फाबेट्स जितने भी हैं वो सब यूज होते हैं। अब मैंने ये वाला यहाँ पर लाइन यूज कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस वाली लाइन को हम अपने टर्मिनल के अंदर लिखेंगे और उसका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। देन हम यहाँ पर थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा, पहले हमने स्टार्ट टाइम तो ले लिया, अब हम एक एंड वाला वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम दोबारा टाइम का जो टाइम वाली लाइब्रेरी है उसको हम इंक्लूड करेंगे। ये तो हो गया। अब यहाँ पर हमने एक स्टार्ट टाइम लिया, उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट ले लिया जिसके अंदर मतलब हम वैल्यू इनपुट करवाएंगे, ये वाली जो भी लाइन है। देन हमने यहाँ पर एक
एंड ले लिया। पहले मैं इसको कर देता हूँ, देन मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, हम एक वेरिएबल बनाएंगे टाइम टेकन। उसके लिए हमने करना है एंड माइनस स्टार्ट। एक और वेरिएबल बनाया है जो एंड वाले टाइम को स्टार्ट वाले टाइम को आपस में माइनस कर रहा है। माइनस करने के बाद हमने यहाँ पर देखना है वर्ड्स के लिए अब हम यहाँ पर इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद हमें यहाँ पर ये फंक्शन लिखना है लेंथ। इसका मतलब होता है कि ये जो हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट है इसके अंदर हमने देखना है कि कितने हमारे वर्ड्स हैं या कितने हमारे कैरेक्टर्स हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी जिसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। ये वाला जो लेन वाला फंक्शन है ये बेसिकली इनके अंदर जितने भी वो है उनको काउंट करता है, और जो स्प्लिट वाला है वो इन सबको अलग अलग कर देता है, यानी क्यू को जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनमें से सब अलग कर देता है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब हमें एक और वेरिएबल बनाना है जो होगा स्पीड का। उसके लिए हमें यहाँ पर स्पीड लिखना पड़ेगा। स्पीड के बाद हमें जो हमारा वर्ड्स वाला है उसको लिखना है, देन हमें उसको डिवाइड करवाना है हमें टाइम टेकन से। इसी तरह है ना, टाइम टेकन से हमें इसको डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाने के बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 60 के साथ। 60 के साथ इसलिए करना है क्योंकि हम वर्ड्स पर मिनट ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स हैं वो टाइम टेकन के साथ डिवाइड हो रहे हैं, देन वो मल्टीप्लाई होंगे हमारे 60 के साथ। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवानी है जिसके अंदर हमने बताना है टाइम टेकन कितना लगा, क्यों लगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एफ यूज करेंगे, देन हम यहाँ पर अपने कोलन्स लगाएंगे, टाइम टेकन लिखेंगे। यहाँ पर हमारी जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो आएंगी, तो उसके लिए ये होता है मेरे ख्याल से। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है टाइम टेकन वाला उसको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कोलन आएगा, उसके बाद हमारा आएगा, यहाँ पर शायद थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए बट लेट्स सी क्या इशू है। -2f पता नहीं क्यों लिखवा रहा है, लिख के देख लेते हैं। या इस तरह से नहीं करते, हम इसको इस तरह करते हैं जैसे हमारा टोटल प्रोग्राम की पेज बनी है ना, उसी तरह हम करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्रिंट वाली लाइन लिखवानी है। प्रिंट वाली लाइन लिखवा के हमने ब्रैकेट स्टार्ट करवानी है, देन हमने ये मतलब कोलन्स लगाने हैं। उसके अंदर हमने लिखना है एन। एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, तो उसकी स्लैश ये वाली नहीं होती, स्लैश ये वाली होती है उल्टी। अच्छा, देन ये आ जाएगा। हमने यहाँ पर लिखना है टाइम टेकन, ये हमारी लाइन एज इट इज प्रिंट होगी। अच्छा, इसको हमने करना है यहाँ पर क्लोज, जो भी हमारे ये कोलन है। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर ये लगाएंगे कोमा, देन हम यहाँ पर लिखेंगे राउंड। ये राउंड अबाउट टाइम हमारा बताएगा ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन लाजमी करूंगा। टाइम टेकन यहाँ पर आएगा 2, इसके बाद हमारा यहाँ पर कोलन आएगा। कोलन आने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है सेकेंड्स। इसी तरह है ना, इसी तरह है। अब नेक्स्ट हमने एक और लाइन प्रिंट करवानी है जो वो ऑलरेडी बता रहा है, जिस लाइन के अंदर हमने सारा का सारा बताना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब आपकी जो स्पीड है वो कितनी है। तो काफी बेसिक सा है, उतना एडवांस नहीं है जितना एडवांस वो होते हैं जो वेब वाले हैं, बट वो भी आखिर किसी न किसी ने तो बनाए होते हैं। यहाँ पर राउंड आएगा ना, राउंड के अंदर स्पीड आएगा, कोमा एंड यहाँ पर 2 आएगा, देन यहाँ पर एक और कोमा आएगा, उसके बाद यहाँ पर ये कोलन्स वर्ड्स पर मिला। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी ली है टाइम वाली जिसका सारा का सारा खेल है। देन हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, या आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। यहाँ पर हमने एक इनपुट लिया यूजर से कि जैसे ही यूजर इंटर बटन प्रेस करेगा वैसे के वैसे हमारा ये जो सिस्टम है वो रन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे यूजर का इनपुट जाएगा तो जो स्टार्ट टाइम होगा वो टाइम नोट हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने जो भी टेक्स्ट लिखवाना है यूजर से वो यहाँ पर आएगा। देन जैसे ही यूजर आखिरी डीओजी का आखिरी जी लिखेगा, देन हमारा एंड टाइम है वो नोट हो जाएगा। जब एंड टाइम नोट हो जाएगा तो एंड में से हम स्टार्ट वाला टाइम माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वो टाइम टेकन हो जाएगा। ये तो बेसिक मैथ है, आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, देन हमारे पास टाइम तो आ गया, अब हमने पता करना है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड के लिए हमने देखना है वर्ड्स। सबसे पहले जो हमारी लाइन है टेक्स्ट, उसके कितने वर्ड हैं या उसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं। तो जो हमारा लेन है ये LEN, ये हमारा यूज होता है हमारे कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए कि उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं। और ये जो स्प्लिट यूज होता है इनके अंदर जो भी ये वर्ड्स हैं जैसे TH, इन सबको अलग अलग करने के लिए। अच्छा, देन ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया है स्पीड का, कि अब हम देख रहे हो उसकी स्पीड कितनी है। जो भी वर्ड्स होगा और जो भी टाइम होगा उनको आपस में डिवाइड करके 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये हमारी आ जाएगी स्पीड। अब हमने यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करी है जिसके अंदर हम बता रहे हैं टाइम टेकन इतना था और इतने सेकंड से एक्चुअली, और दूसरी यहाँ पर हमने एक और लाइन प्रिंट करवाई जिसके अंदर हम बताएंगे कि टाइप जो वर्ड्स टाइप किए हैं वो इतने टाइप्स के हैं, वो जो इसका भी जवाब आएगा वो, और इतने वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड थी। इसको रन करके देख लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ी बहुत गलती है, बट देखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ अच्छा प्रोग्राम की समझ आ गई थी या मैं जरा दोबारा समझा दूं? ब्रो बस 1 मिनट वेट करो, सारे ज्वाइन करना फिर पूछना। हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो मतलब मीटिंग का टाइम ज्यादा जल्दी तो नहीं एंड हो गया था, तो मैंने एक्सप्लेनेशन किया वो सारा था। अच्छा, तो मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर हमने एक टाइम की लाइब्रेरी है इंपोर्ट की, पाइथन के अंदर बिल्ट इन आती है, काफी बेसिक है। यहाँ पर मैंने एक लाइन प्रिंट करवाई ताकि पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी लाइन है कि जैसे ही इन यूजर इंटर करेगा वैसे ही टाइम हमारा स्टार्ट हो जाए। तो एक वेरिएबल ये है स्टार्ट का, एक ये एंड का, और एक टेक्स्ट के इनपुट लिए। अब जैसे ही वो इंटर प्रेस करेगा तो स्टार्ट वाला टाइम है वो नोट हो जाएगा। देन हमारी ये वाली लाइन प्रिंट होगी जिसके अंदर हमारी ये सारी की सारी लाइन लिखी हुई है। बेसिकली हमने इस लाइन को दोबारा रिपीट करना है। जैसे ही हम इस टाइम को रिपीट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो जो टाइम उस टाइम होगा वो दोबारा नोट हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या होगा, जो टाइम टेकन है एक और वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम एंड वाला टाइम और स्टार्ट वाले टाइम को माइनस कर रहे हैं ताकि पता चले कि यूजर ने कितना टाइम लिया है। जब वो टाइम नोट हो जाएगा देन हमने देखना है कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं। पाइथन के अंदर एक वेरिएबल आता है, मतलब एक फंक्शन आता है len, जिसको लेन कहते हैं। वो क्या करता है कि इस टोटल लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, करेक्टर्स हैं, उनको काउंट करता है। बट यहाँ पर तो ये देख लें THE QUI के सब आपस में कनेक्टेड है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्प्लिट यूज किया कि इन सबको अलग-अलग कर दे। पहले अलग-अलग होंगे देन काउंट होंगे। जब काउंट हो जाएंगे फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया है स्पीड का, जो वर्ड्स और टाइम टेकन को आपस में डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई करता है ताकि पर मिनट्स की हमें स्पीड मिल जाए। अब जब स्पीड मिल जाएगी हमने बताना है कि टाइम टेकन इतना था, ये वाला बताएंगे कि इतना टाइम यूजर ने लिया, और वर्ड्स टाइप यूजर ने हम बताएंगे कि इतने लिए। तो इसको दोबारा हम रन कर लेते हैं एक दफा। तो जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इंटर प्रेस करने के बाद हमने देखना है द क्यूक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसको मैंने इंटर कर दिया, वो बता रहा है आपने 8.2 सेकंड्स लिए और आपकी टाइपिंग स्पीड है 65.87। ये सिंपल सा टाइपिंग हमने यहाँ पर यूज कर दिया। ये बेसिकली नहीं, स्पेस को तो नहीं काउंट करेगा, लेकिन ये सिर्फ वर्ड्स को काउंट करेगा क्योंकि हमारी जो वो आ रही है वो वर्ड्स पर मिनट आ रही है, तो पर स्पेस नहीं है ना, तो सिर्फ उनको ही काउंट करेगा। जो हमारे वर्ड्स हैं या करेक्टर्स हैं उनको काउंट करेगा। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेके जरा डन कर दें, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं ना। चलो मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्यूआर कोड तो आप अपने हर जगह पर देखेंगे, आपको पता होगा क्यूआर कोड क्या होता है। कोई बता सकता है क्यूआर कोड क्या होता है? कभी नोट किया कि वो क्यूआर कोड कैसे बनते हैं? उसके दो तरीके हैं। एक तो हम वेबसाइट के ऊपर जाकर कोई भी क्यूआर कोड टूल यूज कर ले, देन हम वहां से अपना क्यूआर बना लें। बट उसका एक और वे भी है। उसका वे इस तरह से है कि उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, वो उसका नाम है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। सबसे पहले तो उसका नाम है क्यूआर कोड लाइब्रेरी। तो हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड। हमारी ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आएंगी, यहाँ पर एक आएगा PLI, इसके नाम में ही है ये। हम इसको एंटर करेंगे तो वो इसको इंस्टॉल कर लेगा। मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इंस्टॉल होगा मेरे सिस्टम पे। नहीं, वो इंस्टॉल, अच्छा हाँ, वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है।
अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट QR कोड। इंस्टॉल्ड है, हाँ ठीक है, इंस्टॉल्ड है। मैंने अभी यहाँ पर लिखना है प्रिंट, ताकि उसको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। QR कोड जनरेटर मैंने ये प्रिंट करवा दिया है। अब वो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही मुझे बता रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, डाटा लेना है और वो यूजर से लेना है। उसके लिए हमने यूजर को बोलना है इंटर, सॉरी यहाँ पर वो आएंगे, इंटर द डाटा टू बी इंटर्ड इन द QR कोड। सही है, ये वेरिएबल हमने बना दिया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, हम इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आएंगे। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, देन हम यहाँ पर लिखेंगे QR कोड डॉट QR कोड, सारा ऑल बिग है ना, नहीं ऑल बिग नहीं है, QR कोड। ये हमारा फंक्शन है जो हमने यहाँ पर बनाया है। उसके लिए हमें यहाँ पर जो भी ब्रैकेट्स हैं वो यूज करनी है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा बताना है इसके बारे में कि वर्जन, ये भी इसके अंदर ही आता है, वर्जन 1। और यहाँ पर हमने बॉक्स के बारे में बताना है। ये हम बेसिकली उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स कर रहे हैं कि हमें कितना बॉक्स चाहिए। बॉक्स का साइज हम लेट्स से यहाँ पर लिख देते हैं 10। उसके लिए मैं इक्वल लिखूंगा, इक्वल 10 करूंगा। यहाँ पर कोलन आएगा, सॉरी 10 आएगा ना, हाँ 10 के बाद यहाँ पर कोमा आएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखना है बॉर्डर के, बॉर्डर का जो रेडियस है या वो बॉर्डर की जो स्ट्रोक है वो कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स से 5 या 6, 5 ही लिख देते हैं। और यहाँ पर दोबारा कोलन, बल्कि यहाँ पे एंड वाले पे कोलन नहीं आएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक लिखना है QR डॉट एड डाटा, और ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पर लिखना है डाटा, जो भी हमारा डाटा का वेरिएबल हमने बनाया है, मतलब वो जो इनपुट लिया यूजर से वो। अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर इनपुट आएगा वो यहाँ पर हम अपने QR के अंदर बना रहे हैं, जो QR हमारा ये है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक और फंक्शन लिखना है जो होगा QR मेक, और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर फिट आएगा ट्रू, कि हमारा जो भी डाटा है वो इसके अंदर सारा का सारा आ जाए। देन हम यहाँ पर लिखनी है, हमने इमेज के बारे में बताना है कि इमेज का कलर क्या होना चाहिए। तो उसके लिए जो भी हमारी ये इमेज जनरेट करेगा उसके लिए हमने लिखना है एक वेरिएबल इमेज के नाम का। यहाँ पर हम लिखेंगे QR डॉट मेक, उसके यहाँ पर एक QR मेक इमेज का एक वो आता है इस लाइब्रेरी के अंदर। यार वो किधर है, हाँ यही है QR इमेज फिल कलर। फिल कलर मैं आपको इसका भी बता देता हूँ वैसे फिल कलर क्या होता है, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक दफा। ब्लैक, और उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो ऑफिशियल QR की जो लुक है वो उसी तरह की होती है। मैंने यहाँ पर इस लाइन के अंदर QR कोड के जो कलर्स हैं उनके बारे में बताया कि उस इमेज के जो QR कोड है वो किस तरह से होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक फाइल नेम लिखूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि आपने जो अपनी फाइल बनानी है उसका क्या इनपुट देना है। तो यही बेटर रहेगा कि हम उससे ही इनपुट लें यूजर से। एंटर द फाइल नेम टू बी सेव्ड एज, सही है, ये हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमने यहाँ पर देखना है इमेज डॉट सेव फाइल नेम। एक दफा प्रिंट भी करवा लेते हैं जो हमारे टर्मिनल के अंदर ही हमारा QR कोड दिखा देगा, मतलब वो लाइन प्रिंट हो जाएगी कि आपका QR कोड टैब एंटर कर देता हूँ जस्ट, सही है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक लाइब्रेरी यूज किया है जो QR कोड है उसको हमने इंस्टॉल इस तरह से किया है, पिप इंस्टॉल QR कोड PLI। मैं यहाँ पर ऊपर प्रिंट लाइन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एक इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, जो भी उसने डाटा देना है वो लिंक हो या जो भी डाटा हो वो हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वर्जन बता रहे हैं, वर्जन 1 होना चाहिए, बॉक्स का साइज 10 होना चाहिए और साइज 5 होना चाहिए। ये पिक्सल्स के अंदर साइज होता है। देन हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं, सॉरी फंक्शन ले रहे हैं जिसके अंदर हम डाटा है, जो भी यूजर का डाटा है वो हम QR कोड के अंदर डाल रहे हैं। हम फिर QR कोड को जनरेट कर रहे हैं। जनरेट करने के लिए हमें इमेज चाहिए,
तो हम यहाँ पर इमेज मेक इमेज का जो फंक्शन है वो यूज करेंगे, जो इस लाइब्रेरी के अंदर आता है, क्यूआर कोड की लाइब्रेरी के अंदर। फिल कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखेंगे। फाइल नेम हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और उस फाइल को सेव कर रहे हैं अपने रूट फोल्डर के अंदर। तो इसको एक दफा हमने करना है सेव, सॉरी, इसको एक दफा हमने करना है सेव और देन हम इसको करेंगे रन। अच्छा, अब वो हमसे मांग रहा है डाटा, मैं इसको बोल देता हूँ लेट्स से मुझे यहाँ पर इशू आ गया है, क्यूआर कोड हैज नो एट्रीब्यूट। हाँ, ये इशू है यहाँ पर। इसको मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ, सी बड़ा आना था उसका। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुजीब। अच्छा, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि फाइल का नाम क्या होना चाहिए, तो मैं इसको बोल देता हूँ मुजीब क्यूआर कोड। हमारी जो क्यूआर कोड की फाइल है वो जनरेट हो गई, हम उसको देखते हैं। यहाँ पर ये रही फाइल, बट उसका फॉर्मेट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर उसका फॉर्मेट होता तो यहाँ पर होता है .png। हम इसको बाय डिफॉल्ट खुद .png दे देते हैं, यहाँ पर .png का नाम डाल देते हैं और ये देखें हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। पहले उसका फाइल नेम नहीं आ रहा था, तो फाइल नेम के लिए मेरे ख्याल से फाइल नेम यहाँ पर हमें .png का, हाँ देखे ना, यहाँ पर हमने नेम बताना है, तो वो आई थिंक ऐसे आएगा .png, बल्कि यूजर ही बताएगा इन .png फॉर्मेट। हम एक दफा दोबारा इसको रन करते हैं। लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ मुजीब अगेन, और मुजीब .png चाहिए हमें फाइल का नेम। मैं इसको जैसे सेव करूंगा तो अब यहाँ पर देख लें मुजीब .png हमारी फाइल जनरेट हो गई है। अगर मैं इसको अपने मोबाइल से स्कैन करूं तो देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। तो अपने मोबाइल से भी स्कैन कर रहा हूँ। क्यूआर कोड अपना जनरेट करवा सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने करनी है दोबारा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाएंगे। अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। आगे मूव करें। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ना एक कोड लिखा था, पाइथन के अंदर ही था, वो था पासवर्ड हैशिंग का, यानी कि यूजर अपना पासवर्ड बताता था, देन हमारा जो पासवर्ड है वो हैश हो जाता था, पासवर्ड सिक्योर किया जाता था एक फॉर्मेट के अंदर। अच्छा, बट आज ना हम क्या करेंगे, आपने अगर कभी गौर किया हो, अगर आप वेबसाइट के ऊपर, कोई भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो गूगल आपको कहता है कि क्रिएट योर पासवर्ड विद माई हेल्प। मतलब वो आपको रैंडम नंबर जो डिजिट्स कॉम्प्लेक्स करके आपको एक पासवर्ड जनरेट करके देता है। आपने कभी गौर किया हो तो वो कैसे होता है, आज हम वो देखेंगे। उसको, इस कोड को मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक चाहिए लाइब्रेरी रैंडम, दूसरी लाइब्रेरी मुझे यहाँ पर चाहिए स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। अच्छा, मुझे अब क्या करना है, मुझे लेंथ लेनी है यूजर से, LENGTH। लेंथ का एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जो मैं यूजर से इनपुट लूंगा उसकी, और मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटर द लेंथ ऑफ द पासवर्ड। ये मेरा एक इनपुट हो गया और उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर सोल्व डाल दिया। अब मुझे यहाँ पर उसके लेने हैं चार्स। चार्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स, ये एक डेटा टाइप है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट आस्की लेटर्स। ये एक फंक्शन है जो हमारी स्ट्रिंग की लाइब्रेरी के अंदर आता है, तो उसको मैं प्लस करूंगा, सॉरी प्लस करना है, स्ट्रिंग STRING आएगा, स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स प्लस स्ट्रिंग, मेरे ख्याल से हाँ कंक्लूजन आएगा। अच्छा, अब इस लाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पर है STRING। यहाँ पर एक मैंने यूजर से लेंथ ले लिया, देन मैंने टाइप लिया है कैरेक्टर्स की, जिसको मैंने ASCII लेटर्स, डिजिट्स और पंक्चुएशन तीनों को प्लस कर दिया है।
अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक और वेरिएबल लेना है जो है पासवर्ड का, उसको मैंने इक्वल करना है ज्वाइन रैंडम डॉट चॉइस। अब ये रैंडम वाली लाइब्रेरी आ रही है जिसके अंदर मुझे चॉइस चर चर्स नहीं कैरेक्टर्स, जो हमारा ये वाला वेरिएबल है, इसको इंपोर्ट किया फॉर आई इन रेंज इन लेंथ। अच्छा, यहाँ पर जो रेंज है वो किस लिए यूज होती है, किसी को पता है? हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एग्जांपल्स भी की हुई हैं, आपको याद होगा। जो रेंज थी वो किस लिए हमारी यूज होती थी? एनीवन? अच्छा, जो रेंज होती थी ना वो हमें बताती थी कि हमने मतलब जो हमारी 1 से लेकर 10 तक हम जो रेंज प्रिंट करवाते थे, तो ये वो वाली रेंज है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि करेक्टर्स और लेंथ इनको आपस में यूज करना है। अच्छा, देन मैं यहाँ पर अब अगर इंटर करता हूँ तो वो हमें कह रहा है योर पासवर्ड, बेसिकली हमने प्रिंट करवा रहा है। उसके लिए हमें यहाँ पर ये यूज करना है और यहाँ पर सिंपली इस तरह करनी करनी है। अब ये पासवर्ड्स का जो वेरिएबल था वो ये है जिसके अंदर हमारे तो चार्ज और लेंथ आपस में ऐड हो रही है। तो इसको हम एक दफा रन कर लेते हैं। मैं अगर इसको रन करता हूँ, सेव नहीं किया मैंने, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अच्छा, अब वो मुझे पूछ रहा है लेंथ, मैं इसको बोल देता हूँ 12 की लेंथ चाहिए। अब उसमें हमें रैंडम एक्स आर यू परसेंटेज इस तरह करके हमने उसमें हमें हमें पासवर्ड जनरेट करके दे दिया है। मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ 2 की चाहिए, तो उसने हमें दोबारा 2 लेंथ का हमें पासवर्ड जनरेट करके दिया। मैं अगर दोबारा रन करूँ, मैं इसको बोलता हूँ 24 करेक्टर चाहिए, तो वो हमें इस तरह से पासवर्ड जनरेट करके दे रहा है। तो पासवर्ड होता है कॉम्प्लेक्स और नंबर्स। तो यहाँ पर 2 लाइब्रेरीज के साथ 7 लाइन के अंदर हमने वो गूगल का जो पासवर्ड जनरेशन सिस्टम है वो हमने देख लिया कि किस तरह का होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। कौन सा कोड का पूछ रहे हैं आप? इस वाले का पूछ रहे हैं या पिछले वाले का पूछ रहे हैं? ये वाला जो कोड हमने लिखा है ये हमारा पासवर्ड्स को जनरेट करता है। हमने अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर हम लॉगिन करने की कोशिश करें या अपना अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हम पासवर्ड एंटर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा वहां पर गूगल हमें कह रहा होता है कि यूज माई जनरेटेड पासवर्ड। तो वो इस तरह से पासवर्ड को जनरेट करता है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा एडवांस सिस्टम है, ये जरा सिंपल सा बेसिक सा सिस्टम है। तो पासवर्ड जनरेट करना इस तरह होता है। लास्ट में हमने देखा था पासवर्ड हैशिंग कैसे थी, आज वाले में हमने देखा है कि पासवर्ड जनरेट कैसे होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ ले। अच्छा, यहाँ पर एक लाइब्रेरी आती है, बेसिकली ये थोड़ा सा एआई रिलेटेड है जो हम करने जा रहे हैं, तो उसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मेरे सिस्टम के अंदर वो पहले से होगी। तो वो है TYTTX3 नाम में थोड़ी सी SX आएगा। अच्छा, मैं इसको कॉपी कर, तो ये हमारी लाइब्रेरी है। बेसिकली ये लाइब्रेरी क्या करती है, ये लाइब्रेरी कंप्यूटर को बोलने का मौका देती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कोई भी टेक्स्ट बता देते हैं कि ये टेक्स्ट को बोल, तो ये उस टेक्स्ट को रीड करती है। तो इसको किस तरह से करना है हम अभी ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूंगा TTSX3। ये लाइब्रेरी का नाम है, जो अभी इंस्टॉल हो रही है वो हो जाएगी, तब तक हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इंजन बनाना पड़ता है, स्पीच इंजन। तो उसमें हमने ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होता है 3.init। मतलब हमने अपनी लाइब्रेरी को स्टार्ट करना है इस इंजन के अंदर। अब ये एक इंजन का वेरिएबल बन गया है जिसके अंदर हमने अपने जो वो है उसको हमने कर दिया है, बेसिकली स्टार्ट कर दिया है हमारी लाइब्रेरी को। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर एक लिखना है while true। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट। यूजर से हम इनपुट लेंगे, ऑफ कोर्स यूजर जो भी बोलेगा वो हम यहाँ पर इनपुट ले लेंगे। देन हम यहाँ पर लिखेंगे इंटर, बेसिकली टैब प्रेस कर देता हूँ, खुद ही लिख देता है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर लिखना है इफ टेक्स्ट इक्वल्स टू, इसको लोअर कर लेते हैं वेरिएबल का, नहीं ठीक है इसी तरह एक्सिट, तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं तो इंजन डॉट से टेक्स्ट TEXT।
एक और वेरिएबल आएगा यहाँ पर इंजन डॉट रन एंड वेट। बेसिकली नो लाइन का कोड है, मैं इसमें आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारी जो लाइब्रेरी है वो रन हो रही है, उसका हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने इस लाइब्रेरी को स्टार्ट कर दिया है। जब स्टार्ट कर दिया है तो इसका मतलब है कि वाइल ट्रू अगर वो लाइब्रेरी चल रही होगी तो उसमें हमने एक टेक्स्ट का इनपुट लेना है जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। अगर वो यूजर एक्सिड और क्यूट लिख देता है तो मतलब वैसे तो यहाँ पर एक्सिड लिखा है तो क्यूट को हम रिमूव ही कर देते हैं, बल्कि रहने देते हैं। अच्छा, तो अगर वो यूजर एक्सिट लिख देता है तो ब्रेक, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम आउट हो जाएगा। बट अगर वो ये ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, तो इंजन डॉट से टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट वहां पर होगा, तो हम इसको रन करते हैं। सबसे पहले हम इसको बंद करके देख लेंगे। तो बंद करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सिट। हमारा यहाँ पर देख लें कोड एक्सिट हो गया है, कोड हमारा खत्म हो गया है। मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड। वॉइस में कुछ कुछ तो मसला है, आवाज नहीं आई मुझे। दोबारा देखते हैं, हेलो। बेसिकली ये इसमें एरर आ रहा है, शायद लाइब्रेरी में एरर आ रहा है, तो हम इसको एक दफा चेक करते हैं, कर लेते हैं कि इसमें क्या एरर आ रहा है। ये बोल क्यों नहीं रहा, इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। एक गलती हमसे ये है कि हमने इसको बताया नहीं है कि क्या करना है। अच्छा, इस प्रोग्राम में अब क्या हो रहा है कि दोबारा लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है, एक इंजन बन रहा है, यहाँ पर वो बता रहा है कि इसको बंद किस तरह से करना है। और यहाँ पर अगर वो कह रहा है अगर लाइब्रेरी हमारी रन कर रही है तो जो भी यूजर का टेक्स्ट हो उसको स्पीक करना है। तो हम इसको रन करते हैं, देखते हैं अगर ये वर्क करता है कि नहीं। मुझे आवाज नहीं आई वैसे, मीटिंग में आवाज आ रही है इसके बोलने की। हाँ, उसके आवाज नहीं आ रही ना, अगर आती तो पता चल जाता, बट उसकी आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, ये किस तरह करते हैं, हम इसको एक टेस्ट दे के देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक इंपोर्ट करना पड़ेगा दोबारा। TTSX3 हमने इंपोर्ट कर लिया है और दोबारा हमें यहाँ पर एक इंजन बनाना है। उस इंजन के बाद हमें यहाँ पर लिखना है इंजन डॉट से, ये लाइन हमने इसे प्रिंट करना, क्लोज हो गया है ना, आवाज नहीं आ रही। अब हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। ये बेसिकली SAPI 5 है, विंडो की स्पीच होती है, विंडो 11 के अंदर स्पीच का फीचर होता है ना, तो हम उसको यूज करके देख रहे हैं। बट इसकी लाइब्रेरी में कोई इशू है, बट इस लाइब्रेरी की हेल्प से ही मैंने अपना वो AI बनाया था, जिस AI के बारे में मैंने आपको बताया भी है और मैंने आपको दिखाया भी है। शायद इसी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा, इसमें कुछ इशू है लाइब्रेरी के अंदर। कुछ हम चेंज भी कर सकते हैं लाइब्रेरी, अगर हम एक लाइब्रेरी, मुझे ChatGPT कह रहा है कि इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करें, ये ऑलरेडी सेट है। हमारे पास इसमें दो वॉइसेज हैं, एक है एक है। एनी हाउ, फिर देखेंगे प्रोग्राम। आई थिंक आज के लिए इतने, या कुछ और प्रोग्राम्स करने हैं। ChatGPT से मैंने एक कोड लिया है, उसको रन करके देखते हैं पहले। नहीं आवाज
मेरा माइक गलत लगा हुआ था, सॉरी, मेरा स्पीकर का आउटपुट गलत लगा हुआ था। अब मैंने यहाँ पर स्पीकर का आउटपुट सेट किया तो वो मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है, पहले वाला भी रन कर रहा होगा तो उसको अगर हम दोबारा इनपुट करें, जो पहले वाला प्रोग्राम था ये वाला था ना, मेरे यहाँ पर स्पीकर में हेडसेट में आवाज नहीं आ रही थी। वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग है, चेक कर लें इसका। मैं आपको सेंड कर देता हूँ उधर ही कम्युनिटी में, या तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अगर खुद रन कर के देखेंगे, इसको रन कर रहे हैं। मेरे पास हेडफोन में आवाज नहीं आ रही थी, मैंने वहां से चेंज की तो अब आवाज आ रही है इसकी। तो इसकी हेल्प से ही हम अपने जो एआई है उसको हम बात करना सिखा सकते हैं कि किस तरह बात करनी है। और एक और लाइब्रेरी आती है, उसकी हेल्प से हम इसको सिस्टम को बता सकते हैं कि जो यूजर का इनपुट है, मतलब जो यूजर के वॉइस है, उसको किस तरह प्रोसेस करना है। तो उसको हम शायद कल देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो। आवाज आ रही है मेरी? मैं इतनी देर से बोल ही जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, वो माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि जो ये वाली लाइब्रेरी है ना, इसकी हेल्प से मैंने जो एआई बनाया था उसके अंदर मैं अपने सिस्टम को आवाज, मतलब जो मेरी कमांड थी वो समझता था। वो जो पिछला कोड था उसके अंदर शायद उसकी भी आवाज नहीं आई आपको, या उसकी आ गई थी? कब से डिस्कनेक्ट है आवाज मेरी? अच्छा, तो इस लाइब्रेरी को मैं एज एसआर यूज करूंगा और इस रिकॉग्नाइजर के अंदर, मतलब ये एक वेरिएबल बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब इस रिकॉग्नाइजर के अंदर मैं एक अपना इस लाइब्रेरी का जो एक फंक्शन है उसको यूज करूंगा। बेसिकली ये है आवाज समझने के लिए, तो वो यहाँ पर चेक कर रहा है अगर तो ये फंक्शन, यानी कि अगर ये लाइब्रेरी वर्क कर रही है तो जो हमारा एसआर ये वाली लाइब्रेरी है उसके माइक को एज अ सोर्स यूज करना है। सोर्स मतलब ऑडियो इनपुट। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है ऑडियो का वेरिएबल, इसके अंदर हम रिकॉग्नाइजर वाले फंक्शन को यूज कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं लिसन। सोर्स का मतलब है हमारा माइक्रोफोन, जिस माइक्रोफोन से भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस माइक्रोफोन को ये सुने। सही है, तो जब वो सुन लेगा तो क्या करेगा, ट्राई टेक्स्ट, यानी कि एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट के नाम का, रिकॉग्नाइजर डॉट रिकॉग्नाइज डॉट गूगल ऑडियो, यानी कि हमारा जो भी ऑडियो का टेक्स्ट है उसको इस लाइन के थ्रू, हम इन दोनों लाइंस के थ्रू हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, जिसका मुझे यकीन है कि अभी नहीं वर्क करेगा क्योंकि मीटिंग के लिए माइक वर्क कर रहा है ना। तो अगर वो ना हो एक्सेप्ट, तो वो बोले अननोन वेरिएबल, सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। अगर दोबारा भी ना हो तो कुड नॉट रिक्वेस्ट रिजल्ट, वो बंद हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा कोड। तो इसको रन करते हैं, क्या पता वर्क कर ही जाए। हेलो हेलो, प्रिंट हो गया, आपने देखे? हेलो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। वो भी प्रिंट हो गया जो मैं इसको बोल रहा हूँ, प्रिंट हो गया, आपने देखा हेलो यहाँ पर। तो इस तरह से सिंपल से हम अपने जो भी सिस्टम है उसको अपनी बात समझा सकते हैं, यानी कि वो यहाँ पर ऑडियो प्रिंट कर देगा, देन हम उस ऑडियो को यूज करेंगे अपने सिस्टम के अंदर कि हमने क्या बोला है और क्या नहीं बोला। पिछली लाइब्रेरी से हमने इसको यूज किया, मतलब अपने जो कोड है उसको बोलने के लिए यूज किया, और इस वाली से हमने इसको यूज किया कि हम क्या बोल रहे हैं वो सुन ले। स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने एक एआई बनाया था, उस एआई के अंदर मैंने इन दोनों लाइब्रेरीज का यूज किया था, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का और दूसरी वो वाली है जो उससे पहले बनाई है। तो वो क्या, मतलब ये इस तरह से टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, देन हम उस टेक्स्ट को अपने सिस्टम को समझा सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। इंटेंट होता है, मतलब हमारी प्रॉम्प्ट के अंदर, लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ ओपन यूट्यूब, अब वो देखेगा कि मेरी आवाज के अंदर दो चीजें, एक है ओपन, उसको पता चलेगा कि मैं क्या चाहता हूँ ओपन, अब उसने ये देखना है कि क्या ओपन करना है, देन वो देखेगा यूट्यूब। तो ये होता है इंटेंट के साथ, हमारी वॉइस के अंदर वो टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करता है, अगर वो टेक्स्ट मैच हो जाए तो वो स्पेसिफिक एक फंक्शन को रन कर देता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो मैं इसको हम करके दिखाएं। लेट्स से एक मिनट, अगर मैं इसको बोलूंगा ओपन यूट्यूब तो ये यूट्यूब को ओपन करेगा। इसके लिए एक और लाइब्रेरी रिक्वायर होती है, वो होती है वेब ब्राउजर के नाम की। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो वही है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सेम जैसे मैंने किया, और एक और लाइब्रेरी है वेब ब्राउजर, यहाँ पर दोबारा रिकॉग्नाइज कर रहा है, यहाँ पर फिर अगेन
यहाँ पे चेक कर रहा है। अच्छा, अब वो देखेगा कि ऑडियो के अंदर क्या है। लेट्स से मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये रहा ऑडियो के अंदर, वो चेक कर रहा है। अगर ऑडियो के अंदर है ओपन यूट्यूब, तो ये यूट्यूब का ये वाला लिंक है, इसको ओपन कर लेगा। सही है। अगर नहीं होगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर देगा। तो हम इसको भी रन करके देख लेते हैं कि वर्क करता है कि नहीं करता। ओपन यूट्यूब, मेरे पास यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो गया। मैंने नहीं किया, इसने ही ओपन किया। हम दोबारा ओपन करवा के देखते हैं। ओपन यूट्यूब, इसको कहते हैं ऑटोमेशन। अगर आपकी आवाज के साथ कोई चीज वर्क कर रही है तो ये होती है ऑटोमेशन। हम इससे कुछ और भी करवा सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ओपन चैट जीपीटी कर देते हैं। सिंपली मुझे बस इस लिंक को चेंज करना है। मुझे अब यहाँ पर करना है ओपन चैट जीपीटी। अब ये क्या चेक कर रहा है कि अगर हमारी आवाज के अंदर होगा ओपन चैट जीपीटी, तो देन उसको ये चेंज कर देगा ओपन एस चैट जीपीटी। सही है। अब इसको एक दफा रन करते हैं। ओपन चैट जीपीटी, ओपन चैट जीपीटी। उसको समझ आ रही है कि हम क्या बोल रहे हैं, बट वो उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा, वेबसाइट नहीं ओपन कर रहा। शायद ब्राउजर में देखूं तो ओपन चैट जीपीटी। इस तरह से इसको समझ नहीं आ रही है। अभी इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं। ओपन, ओपन, देखा मैंने इसको ओपन बोला और उसने चैट जीपीटी ओपन कर दिया। पहले वो उसके अंदर स्पेस आ रही थी ना, इस वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था। उसने दोबारा ओपन कर दी। ओपन, ये बैकग्राउंड में रन कर रहा है। दोबारा चैट जीपीटी ओपन हो गया। तो ये इस तरह से वर्क करता है। ओपन, ओपन, दैट्स हाउ इट वर्क्स। है ना इंटरेस्टिंग? सही है फिर, काफी आज के लिए इतना। लाइक गूगल असिस्टेंट, सम काइंड ऑफ गूगल असिस्टेंट हम इसको बोल सकते हैं, बट क्योंकि हम खुद कर रहे हैं तो हमारा असिस्टेंट। इससे बहुत कुछ करवा सकते हैं। फाइल फोल्डर्स ओपन करवा सकते हैं। अगर हम इसके इसी कोड के अंदर अगर हम इंपोर्ट कर दें ना ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हम इसको बोल दें अगर ओपन, मतलब सेम यहाँ पर जैसे हम चैट जीपीटी का कर रहे हैं, यूट्यूब का कर रहे हैं, देन ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हमारा फाइल फोल्डर डायरेक्टरी वो भी ओपन करके देता है। और अगर हम इन दोनों लाइब्रेरीज को आपस में कनेक्ट कर दें, यानी कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वाली को और उसको बोलने वाली को, वो क्या थी, PISTX3, IRDO भी होती है वैसे तो, देन ये हमारे साथ कम्युनिकेशन भी कर सकता है। आने वाली क्लासेस में देखेंगे इंशाल्लाह ताला, बट आज तो मुझे शाम तक आप लोग ये करके दिखाएं। सही है। कोई क्वेश्चन आए या बस इनफ है? चलें फिर, ओके, काफी ख्याल रखें अपना। शाम को फिर ये असाइनमेंट सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में।